अब्बू बिजनेसमैन थे और बहुत खुशहाल थे। मैं उनकी इकलौती नूरे नज़र थी। मुझसे बहुत प्यार करते थे। बिजनेस के सिलसिले में एक बार परदेस गए तो वहां एक अलबेली हसीना को पसंद कर लिया। उसी के साथ जिंदगी बिताने की आरजू में अपना बिजनेस समेटकर अमेरिका शिफ्ट हो गए और अमरीकी लड़की मारिया से शादी कर ली और अपनी खानदानी बीवी यानी मेरी वालदा को तलाक भिजवा दी। उन दिनों 6 बरस की थी। अम्मी सोच भी ना सकती थीं कि इस मोड़ पर, जबकि उन्हें जीवन साथी की अशद जरूरत थी, उम्र भर का साथी बेवफाई करेगा। इस सदमे से वो बीमार पड़ गई। होना तो ये चाहिए था कि अब्बू जुदाई का दाग देने की बजाय साथ निभाते। ऐसा ना हुआ और तलाक का सदमा मेरी माँ के लिए तकलीफ देह साबित हुआ। वो बिस्तर से लग गई। सबने समझाया कि खुद को संभालो, तुम्हारे सामने एक नन्ही बच्ची की जिंदगी का सवाल है। मगर किसी के समझाने का असर ना हुआ और इसी आलम में 6 बरस ज़हनी अजियत सहने के बाद वो अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं 12 बरस की थी जब वालदा ने दागे मुफारकत दिया। मेरी खातिर ताया ने अब्बू को इत्तला दी। वो मुझे लेने नहीं आए बल्कि ताया को मेरा सरपरस्त मुकर्रर कर दिया। शुरू के 2 साल ताई के पास रही, लेकिन बहुत अफसरदा रहती थी। तभी मामू और ममानी आए और मुझे अपने हमरा ले गए। ताई सख्त मिजाज थीं, जबकि ममानी नरम दिल खातून थीं। वह मुझसे प्यार करती तो मेरा दिल बहल जाता था। मामू के घर में 7 बरस रही और FA तक पढ़ा। ताया से मशवरा करने के बाद मामू ममानी ने अपने बेटे बुलंद इकबाल से मेरी मंगनी कर दी। मंगनी पर ताया आए तो कहने लगे कि मैं माहम को साथ ले जाऊंगा और अपने घर से इसकी रुखसती करूंगा। जिस घर में मंगेतर हो वहां लड़की का रहना मुनासिब नहीं समझता। मामू ने एतराज ना किया। मेरा जी तो न चाहता था कि ताया के घर रहूं, मगर उनकी मोहब्बत को मद्देनजर रखते हुए लाहौर आ गई। एक रोज ताया ने कहा कि बेटी, तुमने FA किया है, अगर BA भी कर लेती तो अच्छा होता। मैं भी यही चाहती थी। ताया अब्बू का इंदिया पाते ही एक गर्ल्स कॉलेज में दाखिला ले लिया। एडमिशन तो मिल गया, मगर कॉलेज घर से काफी दूर था। चंद रोज ताया ने लाने जाने की जिम्मेदारी निभाई, लेकिन उन्हें मेरी वजह से अपने ऑफिस जाने में देर हो जाती थी। लिहाजा मैंने तजवीज दी कि अगर आप बुरा ना माने तो मुझे कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में रहने की इजाजत दे दी। हर वीकेंड पे आ जाया करूंगी। ताई ने इस तजवीज की भरपूर तायद की। तभी ताया ने हॉस्टल में रहने की इजाजत दे दी। 1 साल सुकून से गुजर गया। फाइनल ईयर में थी कि एक रोज मामू और ममानी का खत आ गया। लिखा था, बुलंद इकबाल को तालीम के सिलसिले में 2 साल के लिए बैरून मुल्क जाना है। हम चाहते हैं उसके जाने से पहले माहम को रुखसत करके घर ले आएं। खत पढ़कर परेशान हो गई। फाइनल ईयर में कौन तालिब इल्म कॉलेज को खैरबाद कहना चाहेगा, जबकि मुश्किल से दाखिला मिला था और मेरी तालीमी पोजीशन बेहतरीन थी। ताई ने खत दिखाया और मुझसे बात की तो मैंने कहा कि मुझे तालीम मुकम्मल करने दे, शादी बाद में हो जाएगी। ममानी का फिर फोन आ गया कि शादी की तैयारी कर लें, हम तारीख लेने आ रहे हैं। तभी मैं सख्त रंजीदा हो गई। ताई ने बात मुझ पर डाल दी और कहा कि लड़की शादी से इनकार कर रही है तो हम क्या करें, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। मुमकिन है पढ़ाई का बहाना हो और वो तुम्हारे लड़के को पसंद ना करती हो। बेहतर है कि खुद आकर इससे बात कर लो। ताई के भड़काने पर ममानी बददिल हो गई। मामू से कहा कि लड़की हॉस्टल में रहती है, शायद आज़ाद ख्याल हो गई है, बुलंद इकबाल से शादी नहीं करना चाहती। मुमकिन है किसी और लड़के को पसंद करने लगी हो। बुलंद इकबाल ने भी सुन लिया कि माहम ने शादी से इनकार कर दिया है। मैं बुलंद इकबाल की बचपन से मंगेतर थी। कुदरती तौर पर उसे मुझसे लगाव था, बल्कि उसके तस्वुरात में बसी हुई थी। उसने खुद मुझसे मिलने का इरादा कर लिया ताकि असल हकीकत जान सके। वालदैन से बताए बगैर मुझे टेलीफोन किया और बैरून मुल्क आज़मे सफ़र होने से कबल मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। ये भी कहा कि मेरे वालदैन या तुम्हारे ताया ताई को इस मुलाकात की खबर नहीं होनी चाहिए। कुछ सोचकर मैं इनकार न कर सकी। अब मुश्किल ये थी कि हॉस्टल में किसी से यूं मिलने की इजाज़त ना थी। ताहम बताए बगैर वो मुझसे मिलने हॉस्टल पहुंच गया। मैंने उसे कहा कि यहाँ बात नहीं हो सकती, वार्डन इजाज़त नहीं देंगे, बेहतर है कल सुबह कहीं बाहर चलकर बात कर लें। दूसरे रोज सुबह उसने फ़ोन किया कि तुम फलां जगह आ जाओ, मैं तुमको साथ ले लूँगा। उस दिन 2 ही पीरियड थे। मैं मुकर्ररा जगह जो कॉलेज से नज़दीक थी वहाँ चली गई। बुलंद इकबाल मेरा मुंतज़िर था
वो दोस्त की गाड़ी में मुझे लेने आया था। उसका दोस्त वहीद कोठी में अकेला रहता था। उसके वालिदैन इलाज की खातिर बैरून मुल्क गए हुए थे। वहीद हमें अपने ड्राइंग रूम में बिठाकर खुद दूसरे कमरे में चला गया ताकि हम सुकून से बात कर सके। बुलंद इकबाल कुछ परेशान और अफसुर्दा खातिर था। उसने कहा, माहम, मैं तुम्हारा आखिरी फैसला मालूम करने आया हूं, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए शादी से इनकारी हो। उसे मैंने यकीन दिलाया कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ताया अब्बू चाहते हैं कि मैं फाइनल ईयर मुकम्मल कर लूं, इसके बाद मेरी रुखसती कर देंगे, जबकि आपकी अम्मी ने ताई की बातों का गलत तासुर ले लिया है। बुलंद इकबाल ने कहा, अगर ये बात है तो मैं इस ख्वाहिश का एहतराम करता हूं। तुम तालीम मुकम्मल कर लो, मैं भी अपनी तालीम मुकम्मल कर लूंगा, शादी फिर हो जाएगी। मैं 2 साल तो क्या, तुम्हारा उम्र भर इंतजार कर सकता हूं, लेकिन शादी तुमसे ही होगी। तुम मेरी बचपन की चाहत हो। ये मुलाकात मेरे लिए किसी फतह से कम न थी। एक बहुत बड़ी परेशानी खत्म हो गई थी। मेरे जवाब से मुतमईन होकर बुलंद इकबाल चला गया और मैं अपनी पढ़ाई में मशगूल हो गई। हमारी मुलाकात को 1 माह गुजरा था कि उसके दोस्त वहीद का फोन आ गया। माहम साहबा, आपका कज़न मेरे घर आया है और एक आखिरी मुलाकात की इल्तिजा कर रहा है। क्या आप थोड़ी देर के लिए आ सकती हैं? कल बुलंद इकबाल की फ्लाइट है। उस वक्त बुलंद इकबाल के बैरून मुल्क चले जाने का सोचकर मैं इस कदर जज्बाती हो गई कि वहीद के फ़ोन का यकीन करते हुए फ़ौरन कॉलेज से बाहर आ गई और इस बात की तस्दीक का ख्याल तक जहन में न आया कि ये इत्तला झूठ भी हो सकती है। वहीद की गाड़ी को पहचानती थी, फ़ौरन जाकर गाड़ी में बैठ गई। मैं बुलंद इकबाल की जुदाई के सिवा कुछ और सोच नहीं पा रही थी। उसी के तस्वर में खोई हुई थी, यहाँ तक कि गाड़ी वहीद के बंगले में दाखिल हो गई। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो वहां कोई ना था। वहीद ने मुझे धोखे से बुला लिया था। नीम मुर्दा और तबाहाल जब हॉस्टल पहुंची तो सबसे पहले ममानी को फ़ोन किया। उन्होंने बताया कि बुलंद इकबाल कल शब की परवाज़ से बैरून मुल्क चला गया है। तब मेरी ऐसी हालत गैर हो गई जैसे किसी ने जिस्म से रूह निकाल ली हो। मैं अब तन मुर्दा का बोझ उठाए सिसक रही थी। अफसोस था वहीद पर एतबार करके क्यों मैंने इतनी बड़ी हमाकत की कि उसकी चालबाजी ने मुझे डस लिया। वक्त हर दुख का मरहम होता है, लेकिन इंसान अपनी गलती की सजा पाता है। मुझ बदनसीब के साथ भी यही हुआ। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे लिए हालात की संगीनी दो चंद होती गई। एक वक्त आ गया कि जीती थी न मरती थी। फाइनल ईयर के सालाना इम्तिहान नज़दीक थे और मैं हॉस्टल में रहने के लायक न रही थी। घर जाकर रहना तो और भी मुहाल था। कोई हल समझ में न आया तो मैंने खाला जान को फ़ोन किया, जो शेखुपुरा में रहती थी। कहा कि कॉलेज से इम्तिहान की तैयारी की खातिर छुट्टियां मिली हैं, चाहती हूं आपके पास आ जाऊं। बेटी आ जाओ, मुझे खुशी होगी। उन्होंने जवाब दिया, ऐसे नहीं आ सकती, आप खुद आकर हॉस्टल के वार्डन से मिले और ताया अब्बू से भी फ़ोन करके इजाज़त लें। अगले रोज़ वो हॉस्टल आ गई। ताया को फ़ोन करके बताया कि खाला लेने आई हैं। उन्होंने खाला से बात की और इजाज़त दे दी। मैं खाला के हमरा शेखुपुरा आ गई। हकीकत हाल बताए बिना चारा न था। तमाम रुदाद कही कि कैसे मेरे साथ धोखा हुआ है, बल्कि मेरी बेवकूफ़ी से ये मुसीबत आई है। घर नहीं जा सकती, बेमौत मारी जाऊंगी। आपके सिवा कोई ऐसा नहीं जो इस मुसीबत से निजात दिलाए। खाला बेचारी बेवा थीं और एक जवान बच्ची की माँ थीं जो अभी गैर शादीशुदा थी। बेटा कमाने दुबई गया हुआ था। वो बुरी तरह फंस गई थी। अब मुसीबत में मेरा साथ देने के सिवा उनके पास कोई चारा न था। खाला ने प्रिंसिपल को मज़ीद छुट्टियों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट भिजवा दिया और मेरा पर्दा रख लिया। 3 माह खाला के घर रही। वो बराबर ताई और ममानी को तसल्ली देती थी कि फिक्र ना करना, माँ मेरे पास है और पर्चों की तैयारी कर रही है। ये मेरी सगी खाला थीं, लिहाजा जो उनके घर आता कहती ये मेरी भांजी है, इसकी माँ नहीं है, मगर खाला भी माँ होती है। वो मुझे शादीशुदा जाहिर करती। फिर वो भयानक रात आ गई जब मैंने एक मासूम जान को जन्म दिया और जान कनी की अजियत से 2-4 हुई। खाला ने कहा, महम तुम्हारा मेरा साथ यहां तक था, तुम्हें नहीं रख सकती। इस बच्चे को सुबह से पहले कहीं गायब करना होगा। जिस रात बच्चे ने जन्म लिया उससे अगली रात तक वो मासूम खाला के घर में रहा। अब उस नाकर्दा जुर्म को हरफे गलत की तरह मिटाने का वक्त आ गया था। कब्रिस्तान खाला के घर के करीब ही था। उन्होंने कहा, सुबह काजिब का वक्त है, इसको ऐसी जगह रखाते हैं कि जहां से लाजमन नमाजियों का गुजर हो, उनकी नजर पड़ेगी
तो इस मासूम की जिंदगी को कोई रखवाला मिल ही जाएगा। ये तो एक कयास था, पता नहीं उस बच्चे का क्या अंजाम होने वाला था। तमाम होती शब के मलगजे अंधेरे में थोड़ी दूर चलने के बाद मतलूबा जगह नजर आ गई, मगर उसी वक्त अजान की खातिर मौज़िन को मस्जिद की जानिब आते देखकर खाला ने रास्ता बदल लिया और वो तेजी से कब्रिस्तान के अंदर घुस गई। बच्चे को एक टोकरी में उन्होंने उठाया हुआ था। मेरे कदम नहीं उठते थे, लड़खड़ाती हुई साथ चल रही थी, दिल खौफ से भरा हुआ था। हम तेजी से चलते हुए एक छोटी सी दीवार की ओट में छुप गए। अचानक एक साया सामने से आता दिखाई दिया। उसने हमें दीवार की ओट में बैठे देख लिया। वो हमारी तरफ लपका, कौन हो तुम और इस वक्त यहां क्या कर रही हो? खाला ने जान लिया कि कब्रिस्तान का रखवाला है और फजर की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जा रहा था। चादर से मुंह हटाकर बोली, हम चोर नहीं हैं और ना ही पुरानी कब्र खोदकर कुछ गाड़ने बैठे थे। हमारे पास अल्लाह की एक अमानत है, उसको तुम्हारे स्पुर्द करने आए हैं। ये कहकर टोकरी उसकी तरफ बढ़ा दी। इसको मस्जिद के सामने रख दो, हम पर एहसान करो, एक बेकसूर लड़की को रुसवाई से बचा लो। वो उम्र रसीदा शख्स था, बात समझ गया। उसने टोकरी थाम ली और कहा, अब निकलो जल्दी इधर से। ये कहकर वो मस्जिद की सिमत चला गया। इतनी बड़ी मुसीबत के वक्त खुदा ने किसी को फरिश्ता बनाकर भेज दिया था। उसने टोकरी को इमाम मस्जिद के हवाले किया। ये टोकरी कब्रिस्तान से गुजरते हुए एक पुरानी कब्र के पास से मिली है, उसने कहा और चादर को जरा सा खोल दिया ताकि मासूम जान ताज़ा हवा में सांस ले सके। नमाज के बाद तमाम नमाजी जमा हो गए। बच्चे की मासूम सूरत देखकर अल्लाह अल्लाह करते रहे। तब कब्रिस्तान के गोरकन आगे आए और बोले, बच्चा हमको दे दे, हमारे यहाँ औलाद नहीं है, इसे बहू पाल लेगी। इमाम साहब ने बच्चा गोरकन के हवाले कर दिया। अगली रोज शाम को खाला अपने खाविंद की कब्र पर फाते पढ़ने के बहाने कब्रिस्तान गई। चौकीदार से दरियाफ्त किया, क्या अल्लाह ने टोकरी वाले पर रहमत की? हाँ, उसने कहा, गोरकनों ने उसे गोद ले लिया है। अल्लाह ने चाहा तो रहमत के साए में रहेगा, शायद बड़ा होकर गोरकन बनेगा और तुम्हारी कब्र खोदेगा। इस तलख नवाई पर वो समझ गई कि चौकीदार अब उनसे मजीद कोई राबता नहीं रखना चाहता। उस दिन के बाद वो फिर नहीं गई। आज इस वाक़े को 40 बरस होने को हैं। अब तो खाला भी फौत हो गई हैं। खाला मददगार ना होती तो फाइनल के पर्चे हरगिज ना दे पाती। उन्होंने साथ दिया तो मैंने इम्तिहान दिया। इम्तिहान से फरागत के बाद खाला ने मुझे ताया के घर पहुंचाया और फिर मेरी शादी बुलंद इकबाल से हो गई। आज मेरे बच्चे जवान हैं, उनकी खुशियां देखती हूं, मगर वो रात और वो दाग भूलता नहीं। लाख चाहा शौहर से उसके दोस्त की कमीनगी का हाल कह दूं, मगर हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जानती हूं इसके बाद उनकी खुशियों को भी घुन लग जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि एक तो मियाँ बीवी कभी भी अपने छोटे बच्चों को छोड़कर एक दूसरे को तलाक ना दे, क्योंकि ऐसा करने से बच्चों की जिंदगी तबाह हो जाती है। और इससे दूसरा सबक यह मिलता है कि कॉलेज में पढ़ने वाली या हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां कभी किसी पर एतबार ना करें, वरना माहम की तरह जिंदगी भर पछताना पड़ेगा और इसके अलावा रुसवाई भी मुकद्दर ठहरेगी। उम्मीद है दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।